नमस्कार साथियों, मैं संगेश गुंटे आपको फिर से जम्मूदीप इंडिया इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। साथियों, इस वक्त हम लोग दक्षिण मध्य मुंबई चुनाव क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर मेरे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी बीबीए के जो कैंडिडेट है अफजल दाऊदानी साहब, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं दाऊदानी साहब का जम्मूदीप इंडिया पर स्वागत करता हूँ। सर, इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा चुनाव क्षेत्र में जा चुके हैं। वहाँ के जो भी उम्मीदवार है उनके इंटरव्यू हम लोग कर चुके हैं। तो वहाँ पर जो सवाल हमने पूछे हैं वही सवाल हम आपसे भी पूछना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जो उम्मीदवारी है तो यहाँ पर खास करके जो एससी समाज है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, तो इन दो समाजों को न्याय देने के लिए आप क्या करना चाहोगे? ये दो समाजों को न्याय देने के लिए तो लोगों ने देख लिया है कि इस समाज को कभी न्याय नहीं मिला है जी। और आज अगर कांग्रेस की बात ले ले तो कांग्रेस ने भी 60 सालों से खेला ही है मुसलमानों के साथ जी। और वंचित के साथ भी उन्होंने खेला ही है। जी। आज वंचित समाज के लिए तो ये संविधान की लड़ाई हो गई जी। और मुसलमान समाज के लिए उनके नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक के वॉकिंग कर रहे जी। और उनको एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला। पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, इसके अलावा 22 स्टेट में उनको एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला। जी। तो ये अन्याय का उन्होंने खुद ने साबित कर दिया कि वो भी मुसलमान को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से लेते हैं। तो ये जो लोग देख रहे हैं उनको ही समझना है कि कांग्रेस ने हमारे साथ सही किया है या गलत किया। जी। सर, इस बार दोनों उम्मीदवार जो आपके अपोज में है, एक शिवसेना शिंदे गुट के यामिनी यादव जी और दूसरे जो उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत जी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों शिवसेना के टक्कर से आपको कुछ फायदा मिलने वाला है? जरूर फायदा मिलेगा ना, क्योंकि दोनों एक ही पक्ष के थे जी। और उसी में से डिवाइड होके वो दो पक्ष हो गए जी। और वो दो पक्ष जो है वो आपस में जरूर लड़ाई करेंगे। बिल्कुल। और लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से लोग गए हैं। कुछ लोग ईडी के डर के हिसाब से गए हैं, जी। कुछ लोग दूसरे कोई चीजों की वजह से गए हैं। जी। तो इसका फायदा पूरा पूरा माइनॉरिटीज को और वंचित और मुसलमान समाज अगर एक हो गया जी। तो हमारी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक 31 लोकसभा साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी से जरूर बीबीए की जीत है। जी। सर, इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरे महाराष्ट्र में जो कैंडिडेट्स खड़े किए, 38 उम्मीदवार चुनाव में खड़े किए, लेकिन उसके पहले इंडिया अलायंस के साथ उनकी समझौता होने की स्थिति थी, लेकिन किसी कारणवश वो समझौता नहीं हो पाया। तो अगर वो समझौता होता तो क्या आपको उस स्थिति का फायदा मिलता या बेनिफिट मिलता? नहीं, वो समझौता तो होना ही नहीं था क्योंकि गद्दारी इन लोगों में भरी हुई है जी। और इन लोगों ने गद्दारी किया, जबकि इन्होंने बाला साहेब प्रकाश आंबेडकर जी के साथ वादा किया, जी। अलायंस भी कर दिया। काफी मीडियाओं पे आपको भी पता होगा कि मीडियाओं पे भी चर्चा हो गई कि इनका अलायंस हो गया। जी। बट इन्होंने ऑल ऑफ सडन ये बोल के तोड़ दिया कि हम 2 सीट देते हैं जी। और अगर 2 सीट में अगर आपको लड़ना है तो आप अलायंस में हो, नहीं तो आप तो हमारे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी ने ही उनको कह दिया कि हमें आपके साथ अलायंस में नहीं रहना है और हम अकेले दम पे लड़ेंगे और आने वाले वक्तों में अकेले दम पे वंचित बहुजन आघाड़ी की काफी सीटें निकलेगी। और क्योंकि बहुत सारी जगहों से ऐसा है कि उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल नहीं बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि जी। कोई दूसरी पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। एक वंचित बहुजन आघाड़ी है जिन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र से 6 कैंडिडेट मुसलमान को दिए। जी। आज तक का जो हिस्ट्री है तो मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ झुकाव उसका रहता था, लेकिन क्या आपको इस बार लगता है कि मुस्लिम समाज आपकी तरफ इसका वोटिंग आ सकता है या फिर वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र में मिल सकता है? जरूर मिलेगा ना सर। मैं अगर मेरे साउथ मुंबई की बात कर लूं जी। तो साउथ मुंबई के जो हमारे पुराने एमपी है जी।
जिन्होंने 10 साल से यहाँ पर किया है, मैं आपके माध्यम से उनको पूछता हूँ कि उनको डोंगरी के मुसलमान, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड के मुसलमान के एरिया की गलियों के नाम नहीं पता होंगे, और ना कि उन्होंने 10 साल में मुसलमान को एक रमजान ईद के दिन विश भी नहीं किया है। तो ये मुसलमान समाज को सोचना चाहिए। और इन्हीं के लोगों ने बाबरी मस्जिद पे जब एक खुले मंच पे बात हुई आपकी अदालत में, तो इनके ही आदरणीय ने कहा कि हमको गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। तो अब ये मुसलमान समाज को सोचना था कि आने वाले वक्तों में और मस्जिद और मदरसे को गिराना है तो वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि मुसलमान समाज इतना बेवकूफ है कि ये सब सुनने के बावजूद, क्योंकि हमने हर क्लिप उनको दिखाई है, हर स्टेटमेंट उनको दिखाया है, ये सब सुनने के बाद मुसलमान ने कहीं और वोट किया होगा। मेरे हिसाब से मुसलमान पूरी तरह से समझदार है और पूरी तरह से वो समझा हुआ है, तो मुसलमान ने वही काम किया होगा जो उनको करना चाहिए, और इसका फायदा पूरा पूरा वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलेगा। बिल्कुल सर, एक मैं अर्थसंकल्प से संबंधित एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देश के तथा राज्य का जो अर्थसंकल्प होता है, तो उसके लिए SC ST समाज या फिर अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज है या फिर बाकी अल्पसंख्यक समाज है, तो उनके विकास के लिए क्या आपको लगता है कि पर्याप्त निधि मिलता है? और अगर वो निधि मिलता है तो क्या उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है? नहीं मिलता है ना सर, पूरी तरह से। पहली बात तो वो जो एक मौलाना आजाद करके एक ये थी संगठन थी, मंत्रिमंडल था, आज उनको भी उन्होंने बंद करके रखा है। जो मौलाना आजाद से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता था, बिजनेस वाले लोगों को लोन मिलता था, आज उस मंडल को भी इन्होंने पूरी तरह से शट डाउन करके रखा है। यानी आने वाले वक्तों में मेरे को तो लगता है कि ये पूरी तरह से ये मंडल को भी बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही कुछ मंडल है जो लिमिटेड मंडल है, उससे माइनॉरिटी समाज को फायदा मिलता था। और इससे पहला भी आजाद, मौलाना आजाद कॉरपोरेशन से काफी लोगों को फायदा मिला है। बट ये सरकार आने के बाद तो ना किसी को चेयरमैन चुना गया है, ना उनकी कमेटी को अपॉइंट किया गया है, ना उस मौलाना आजाद का शटर ऊपर किया गया है। पूरी तरह से इन्होंने बंद करके रखा है, क्योंकि इनको माइनॉरिटीज को कोई भी स्कीम देना नहीं है। सर, मैं एक आरक्षण से, रिजर्वेशन से संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर अभी चाहे वो NDA की सरकार हो या पिछले UP की मतलब कांग्रेस की सरकार हो, ये सभी सरकारें देश में जो सरकारी जो संगठन है, डिपार्टमेंट है, उसका निजीकरण की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी SC ST समाज है या फिर अल्पसंख्यक का समाज है, इनको जो रिजर्वेशन मिलता था, वो रिजर्वेशन अब प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये माइनॉरिटी समाज के अंदर माइनॉरिटी समाज है। माइनॉरिटी एक बड़ा है, उसके अंदर काफी माइनॉरिटी समाज है, तो उसमें तो लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, तभी तो लोग आगे बढ़ पाएंगे और कुछ जॉब वगैरह उनको बड़ी तरह से अच्छी मिल पाएंगी। गवर्नमेंट जॉब में वो अपने आप को वहां पर सेग्रीगेट कर पाएंगे, अगर आरक्षण मिलता है तो। यहाँ की जो समस्या है, स्थानिक समस्या है, तो उन समस्याओं का आप निपटारा किस तरह से करना चाहोगे? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है रीडेवलपमेंट की। आज आप यहाँ का पूरा इलाका देखोगे तो यहाँ पर 100 साल हो गए, 90 साल हो गए, एक एक बिल्डिंग होगा। यहाँ पर कोई उसी तरह से नहीं रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, ना कोई अधिकारी बराबर से देख रहा है, और इस इलाके को एक इलीगल बिल्डर माफिया की तरह पहचाना जाता है, और प्रशासन पूरी तरह से मैनेज हो जाता है। और ये काफी सालों से इसी तरह से इलीगल बिल्डर माफिया आते हैं, वो अपने बड़ी बड़ी रकमों के बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, और पूरी तरह से सबको मैनेज करके इस एरिया का कोई विकास नहीं हुआ है। आप आपके मीडिया के चैनल के, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो, काफी सारी बिल्डिंगों को 100 साल हो चुका है, आज भी लोग उस बिल्डिंग में टॉयलेट बाहर ही जा रहे हैं। आज भी, यानी 2024 में, जबकि हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर घर घर में शौचालय होना चाहिए, बट इस साउथ मुंबई के अंदर
हमारे इलाके में आज भी हमारी बिल्डिंगों में आपके माध्यम से आप देखो कि लोग टॉयलेट के लिए बाहर जा रहे, क्योंकि टॉयलेट बनाने की जगह नहीं है और ना कोई रीडेवलपमेंट के लिए कोई प्रशासन कोई बड़ी स्कीम निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पर बिल्डर माफिया का राज चलता है और ये सालों से इसी तरह से चलते हुए आ रहा है। और यहाँ के सारे आमदार खासदार ये पूरी तरह से मैनेज है कि क्यों हमारे इस इलाके का विकास नहीं हो रहा। सर पिछले दो चुनाव में 2014 और 2019 में पूरे भारत में एक मोदी की लहर चल रही थी और जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन पिछले 10 साल से देश में सत्ता संभाल रहा है। तो क्या आपको लगता है इस बार नरेंद्र मोदी जी की जो लहर है वो कम हो चुकी है? हाँ जरूर कम हो चुकी है ना, तभी तो आज उनके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कहीं रैली ले रहे हैं, कहीं होम मिनिस्टर साहब जाके रैली ले रहे हैं और कहीं कहीं तो खुद प्राइम मिनिस्टर जाके रोड शो कर रहे हैं। तो ये आने इससे पहले वक्तों में इस तरह से नहीं देखने मिलता। कैसा है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक प्रोटोकॉल है बड़ा, वो खुद आके रोड शो कर रहे हैं, यानी इससे आप खुद पहचान सकते हो, परिस्थिति को जान सकते हो कि उनकी पोजीशन कितनी अंदर से खराब है। सर इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने काफी उम्मीदवार महाराष्ट्र में उतारे हैं, तो क्या आगे इसको महाराष्ट्र के बाहर भी ले जाने की कोई संभावना है? हाँ जरूर, क्योंकि कैसा है आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी से बात हुआ है तो वो आने वाले टर्म में पूरे इंडिया लेवल पे ही वो पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि पूरा वंचित समाज और मुसलमान समाज अगर एक हो गया तो आने वाले टाइमों में देश की हालात काफी सुधर जाएंगे। अगर ये दो समाज एक होके इस तरह से पूरा वोटिंग करता है तो काफी हद तक के बीजेपी को बहुत ही मार पड़ेगा और आने वाले वक्तों में वंचित बहुजन आघाड़ी की सरकार भी बन सकती है। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में जो भी इस विचारधारा की जो पक्ष है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, तो ऐसे पक्षों के साथ वंचित आघाड़ी ने अलायंस करना चाहिए? हाँ अलायंस तो करना चाहिए, क्योंकि वंचित का भी कैसा है कि वंचित ने आज ये प्रूव करके दिखा दिया इनको अलायंस करके, क्योंकि वंचित ही एक पार्टी है जिन्होंने मुसलमान को टिकट दिया, बाकी कोई भी पार्टी ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और ये सभी मीडिया को पता है और सभी नेता को पता है कि उन्होंने मुसलमान को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। एक वंचित बहुजन आघाड़ी है जिन्होंने मुसलमान को फ्रंट पे ला के और महाराष्ट्र और मुंबई लेवल पे मुसलमानों को टिकट दे के ये साबित कर दिया कि वो मुसलमान के साथ है और मुसलमान के जो भी मुद्दे होते हैं वो सबसे पहला वंचित बहुजन आघाड़ी ने ही उठाया है। और आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी के घर से ही आवाज उठती है, चाहे वो अजान का मैटर हो, चाहे वो नुपुर शर्मा का मैटर हो, चाहे वो फिलिस्तीन का मैटर हो, चाहे वो कोई भी चीज का मैटर हो, क्योंकि अजान के टाइम पे भी आज जो शिवसेना बता रही है कि हमको मुसलमान के वोट इतने अच्छे लग रहे हैं, मुसलमान इतने प्यारे लग रहे हैं, मुसलमान को इतना प्यार से बिहेव किया जा रहा है, तो जब अजान के ऊपर मुद्दा जब आदरणीय राज साहब ठाकरे ने जब अजान पे मुद्दा उठाया था कि अजान जब मस्जिदों पे से बोंगे उतर जाए, तब चीफ मिनिस्टर कौन था? बिल्कुल ये खुद ही चीफ मिनिस्टर थे। तो ये मुसलमानों के लिए काम नहीं कर सकते थे और ये उनके चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे वो उस टाइम पे रुक भी सकता था, बट इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने उसको साइडलाइन कर दिया। और आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी ने फौरन इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस कमिश्नर साहब को जाके एक डेलीगेशन लेके जाके उन्होंने एक पत्र दिया और कहा कि अगर बोंगे उतरे तो वंचित समाज भी रोड पे आ जाए। दाऊद अली साहब, आप हज कमेटी के मेंबर भी है, तो हज जाने वाले जो भी यात्री है तो उनके लिए कुछ और सुविधा आप देना चाहोगे? सुविधा में कैसा है कि भाई वहां पर ऑलरेडी हमने सारा यानी अरेंजमेंट किया हुआ है, जो स्टेट की कमेटी है। जैसा अभी कुछ रीजन के वजह से औरंगाबाद से एम्बार्गेशन नहीं हो पा रहा है, तो औरंगाबाद में जो हमारे कमेटी में से जो चुन के सेंट्रल में जाता है, एजाज देशमुख साहब करके है, वो औरंगाबाद के ही है और उन्होंने पूरा वहां मैनेज किया है।
और हम सफर ट्रेवल करके एक ट्रेवल एजेंट है जिनसे बात किया है, जी और वो पूरे पैसेंजर को इधर लाया जाएगा बॉम्बे, अच्छा और बॉम्बे से उनको फ्लाई किया जाएगा। अभी कैसा है कि दिक्कत उसके लिए आ रही है कि हज कमेटी में जो हाजियों के जो हज पे जाने वाले हैं, जी उस हाजियों के साथ जो छोड़ने आते हैं उनको, हाँ जैसा अभी कोई हाजी के साथ 10 लोग आ रहे हैं, किसी के साथ 50 लोग आ रहे हैं, जी तो उनका अकोमोडेशन नहीं हो सकता है। जी जो हाजी है उनके लिए सारी सुविधा अवेलेबल है, जी पर लोग बाहर जाके हज कमेटी के बाहर बैठे रहते हैं, हम्म, तो ये प्रॉब्लम वहां से आ रहा है कि हाजियों को बराबर से सेवा नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके साथ वाले जो लोग आते हैं उनके लिए कोई सेवा नहीं है। और मैं जो हज पे जाने वाले हाजी है उनको मेरे तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, जी और उन हाजियों को कम से कम लोग उनको छोड़ने आवे, और कैसा एक एक फैमिली से 20-25 लोग ना आवे, मिनिमम लोग आए, ताकि वो अपना खुद का अकोमोडेशन वो खुद कर ले, और जो हाजी जाने वाला है उसका अकोमोडेशन ऑलरेडी हज कमेटी से हो रहा है। जी सर धन्यवाद सर। तो साथियों इस वक्त हमारे साथ दाऊदानी साहब थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोग इस वीडियो को भारी तादाद में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।